नमस्कार, मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी का जोहार एडू कैंपस में स्वागत है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूं, जहां मैंने आप लोगों को डीएनए कंप्यूटर लास्ट टॉपिक बताया था। डीएनए कंप्यूटर के बाद बेटा जो अगला टॉपिक है वो है फोटोनिक कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर। फोटोनिक कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लें। यह कंप्यूटर एक डिवाइस के रूप में काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन के स्थान पर दृश्य प्रकाश या इंफ्रारेड बीम का उपयोग किया जाता है। फोटोनिक कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के स्थान पर दृश्य प्रकाश या इंफ्रारेड बीम का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह यह कार्य करता है और यही मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक है। तीसरा पॉइंट है, अलग अलग इनपुट वोल्टेज के द्वारा इसे ऑफ या ऑन के लिए 0 और 1 प्रदर्शन करता है। चौथा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि ऑप्टिकल कंप्यूटर में भी ट्रांजिस्टर के समान ही ऑप्टिक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है, जो कि नॉन लीनियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ पदार्थ के प्रयोग से बनाया जाता है। ऐसे पदार्थ में आने वाले प्रकाश का घनत्व पदार्थ से ट्रांसमिटेड प्रकाश के घनत्व को प्रभावित करता है। तो ये फोटोनिक कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर कहा जाता है। बेटा एक बार और इसको बता देता हूं। फोटोनिक कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर एक डिवाइस के रूप में काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन के स्थान पर दृश्य प्रकाश या इंफ्रारेड बीम का उपयोग किया जाता है। दूसरा, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह कार्य करता है और यही मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक है। तीसरा पॉइंट, अलग अलग इनपुट वोल्टेज के द्वारा इसे ऑफ या ऑन के लिए 0 और 1 का प्रदर्शन करता है। और चौथा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, ऑप्टिकल कंप्यूटर में भी ट्रांजिस्टर के समान ही ऑप्टिक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है, जो कि नॉन लीनियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ पदार्थ के प्रयोग से बनाया जाता है। ऐसे पदार्थ में आने वाले प्रकाश का घनत्व पदार्थ से ट्रांसमिटेड प्रकाश के घनत्व को प्रभावित करता है। तो ये बेटा फोटोनिक कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर कहलाता है। अब इसके अलावा यह ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर डाटा संग्रहण, इसके और भी पॉइंट्स हैं। यह ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर डाटा संग्रहण तथा लॉजिक गेट के निर्माण के लिए उपयोगी होता है तथा कंप्यूटर के सीपीयू के उच्च स्तरीय घटकों से जुड़ जाते हैं। ये अगला पॉइंट, यह जो कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में हजारों गुना अधिक तेजी से गणना करने में सक्षम होगा। इसका कारण यह है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक धारा की तुलना में अधिक गतिशील होता है और तार की आवश्यकता ना होने के कारण इनका आकार काफी छोटा हो सकता है। छोटे कंप्यूटर कम ऊर्जा की खपत करते हैं। तो ये फोटोनिक कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर होते हैं। बेटा तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कितने प्रकार, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आइए एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो अगणितीय, गणितीय एवं तार्किक सूचनाओं का विश्लेषण या गणना करता है। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्क 1 विश्व का पहला कंप्यूटर है जो 1933 ईस्वी में बनाया गया था। तीसरा, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ 1955 में बनाया गया था और कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों का प्रोसेसिंग, संकलन एवं उनका निर्गमन करना होता है। इसके बाद बेटा जो कंप्यूटर के विभिन्न आधारों के अनुसार इनके प्रकार हैं, तो पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटरों को बांटा गया है, क्षमता के आधार पर या आकार के आधार पर बांटा गया है और तकनीकी के आधार पर इसे बांटा गया है। तो अगर हम पीढ़ी के आधार पर देखें तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये सारी पीढ़ियां जो हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वर्तमान में हम लोग 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्षमता के आधार पर जब कंप्यूटर को बांटते हैं तो 2 प्रकार के हैं, सिंगल प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर। सिंगल प्रोसेसर जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर।
और जो मल्टी प्रोसेसर होते हैं इनमें दो प्रकार के होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि क्या क्या होता है। इसमें 32 से 64 बाइट्स के बीच इसकी क्षमता होती है और इसको एक व्यक्ति एक बार में ही इसको प्रयोग कर सकता है और इसे पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं इसी प्रकार का होता है। उसके बाद सिंगल प्रोसेसर में मिनी कंप्यूटर के बारे में बताया था कि इसकी जो क्षमता होती है 10 किलोबाइट से 50 किलोबाइट तक होती है। सीपीयू के साथ लगभग 10 अतिरिक्त टर्मिनल जोड़े जा सकते हैं। यह मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर को सहायता करते हैं और यह व्यवसाय और वाणिज्य में प्रयुक्त होते हैं जैसे एटीएम में। तो उसी तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर था। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। सिंगल प्रोसेसर जो होता है, मेन फ्रेम जो होता है, यह 10 से 50 मेगाबाइट होता है। तीव्र गणन क्षमता के साथ आकार में बड़े होते हैं और इसके साथ लगभग 100 टर्मिनल जोड़े जा सकते हैं और यह आरंभिक सुपर कंप्यूटर इसका नाम दिया जा सकता है। तो जो इसके बाद मल्टीपल प्रोसेसर में पहला जो था आपका पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर था। पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर जो था अपेक्षाकृत अन्य कंप्यूटरों के मुकाबले अधिक तेजी से कार्य करता था और इसमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम में जुड़े हुए थे और इस एक से अधिक और 64 तक इसकी संख्या थी जिससे ये समांतर क्रम में जुड़े रहते थे। इससे डाटा प्रोसेसिंग की गति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार के कंप्यूटर का यूज सामान्यतः रिसर्च के क्षेत्रों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दिया गया था कि इसमें लाखों समांतर क्रम में जुड़े होते हैं प्रोसेसर और बहुत तीव्र गति से गणना कर लेता है। ये बहुत सारी बातें आप लोगों को मैंने इस पर चर्चा की थी। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में मैंने चर्चा किया था। सुपर कंप्यूटरों के मामले में चीन आगे क्यों है इसको बताया गया था। भारत कहां खड़ा है इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। अब तकनीकी के आधार पर जब कंप्यूटरों को बांटा गया तो बहुत सारे तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर थे। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, फोटोजोनिक कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो ये इस तरीके से बेटा ये कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार हैं। 2 बार लिख दिया गया एनालॉग, इसको हटा दीजिएगा एक को। तो आपको एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर और फोटोजेनिक कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर बोला जाता है। इन सब पे पूरा का पूरा मैंने चर्चा कर दिया है। आशा करते हैं कि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर से संबंधित आपको जानकारी दी गई है यह आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आगे फिर हम लोग इसके बाद साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग साइबर क्राइम क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं साइबर क्राइम की चर्चा कर रहा था कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो साइबर अपराध जो होता है बेटा एक प्रकार का गैर कानूनी गतिविधि है जिसे डिजिटल माध्यम या इंटरनेट की सहायता से संपादित किया जाता है। साइबर क्राइम एक गैर कानूनी गतिविधि है जिसे डिजिटल माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से संपादित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो साइबर क्राइम होता है इस क्राइम के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का मौजूद होना बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम जो है अगर इंडिया में देखें तो साइबर क्राइम रिकॉर्ड जो 2017 तक रहा 21,796 रहा। लेकिन अगर हम 2018 में देखें तो ये 27,000 हो गया। तो 2017 में जो रिकॉर्ड था ये 77% मोर देन 2016। 2016 से 77% ज्यादा साइबर क्राइम इंडिया में 2017 में हो गया और 2017 से कई गुना ज्यादा 2018 में हो गया, जो 27,000 रिकॉर्ड बताया गया क्राइम का, साइबर क्राइम का। तो इंडिया में यूपी पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है जो साइबर क्राइम की प्रक्रिया में माना जाता है, जहां साइबर क्राइम सर्वाधिक होता है। साइबर क्राइम को समाप्त करने के लिए नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में बनाया गया। इसमें कुछ मुख्य पक्ष शामिल किए गए हैं। वो मुख्य पक्ष क्या है इसको थोड़ा आप देख लें। नेटवर्क की सुरक्षा, ये इसका मुख्य पक्ष है। ऐप की सुरक्षा करना, आंकड़ों की सुरक्षा करना, व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा करना और सूचना एवं संचार तकनीकी से संबंधित उपकरणों की भौतिक सुरक्षा करना और महत्वपूर्ण सूचनाओं तक सुरक्षित पहुंच की चुनौती, ये नई साइबर राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मुख्य पक्ष के अंतर्गत आता है बेटा। नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति में शामिल कुछ मुख्य पक्ष हैं, जैसे नेटवर्क की सुरक्षा, ऐप की सुरक्षा, आंकड़ों की सुरक्षा,
व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा, सूचना एवं संचार तकनीकी संबंधित उपकरणों की भौतिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण सूचनाओं तक सुरक्षित पहुंच की चुनौती इत्यादि। तो इसके बाद बेटा जो साइबर क्राइम में विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी किया गया कुछ सूचना के अनुसार, जो विभिन्न एजेंसियों ने साइबर क्राइम के बारे में जो जानकारी इकट्ठी की है, तो उनके अनुसार यह निकल कर आया है कि जो ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग और सोशल मीडिया का जो बढ़ता उपयोग है, यह साइबर क्राइम की संख्या में बढ़ोतरी किया है बेटा। तो बहुत सारी जो एजेंसियां हैं, इन लोगों ने मिलकर एक सूचना जारी की और बताया कि ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, सोशल मीडिया, इन सब के जो बढ़ते उपयोग हैं, इसकी वजह से साइबर क्राइम की संख्या में बढ़ोतरी हुई है बेटा। अब इस क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें आंकड़ा देखने को मिला इंडिया में कि वर्ष 2013 में 5,693 साइबर क्राइम हुआ था, 2017 में 21,796 साइबर क्राइम मिला और 2018 में 27,000 से अधिक साइबर क्राइम हमको देखने को मिला। अभी 19, 20 और 21 के आंकड़े आने बाकी हैं। अब आप सोचिए कि साइबर क्राइम इस समय चरमोत्कर्ष पर है, कितनी संख्या इस समय होगी। तो ये आंकड़े मिले हैं। और 2019 में अभी एक घटना हुई थी कुड़नकुलम में कि जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं, कुड़नकुलम में जो नाभिकीय संयंत्र है, उस पर साइबर अटैक किया गया है। अब आप सोचिए, साइबर अटैक उन सुरक्षित जगहों पर भी हो जा रहा है जो एकदम सुरक्षा एजेंसियों के अंडर में है। तो कितना खतरनाक साइबर क्राइम हो गया है। कुड़नकुलम नाभिकीय संयंत्र पर साइबर अटैक हुआ था 2019 में, और 2020 में सुनने को मिला था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर साइबर अटैक किया गया था। तो ये अलग अलग आंकड़े हैं बेटा। अब ये आखिर होता क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5G है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन पर बढ़ती निर्भरता के साथ इस प्रकार की चुनौती का तेजी से विस्तार हो रहा है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम लोग निर्भर हो रहे हैं, 5G के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेटा इन पर निर्भरता साइबर क्राइम की तरफ लेकर जा रहा है। साइबर क्राइम के जो व्यवस्था है उसमें तेजी से विस्तार हो रहा है। तो इससे चुनौतियों का तेजी से विस्तार हो रहा है, उससे निपटने के बारे में हमें तैयार रहना पड़ेगा। जैसे सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते उपयोग से क्या हो रहा है, अश्लील प्रकाशन, व्यक्ति की निजता बाधित हो रही है और मानहानि डेटा माइनिंग की घटना बढ़ी है। जो रक्षा क्षेत्र में जो गोपनीय सूचना है वो दुश्मनों के हाथों में लगने की एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण हो रहा है। रक्षा से संबंधित अगर हम देखें तो जो रणनीतिक सूचनाएं हैं उनको भी साइबर क्राइम के द्वारा उनको भी अपने अंडर में किया जा रहा है। तो रक्षा से संबंधित रणनीतिक सूचनाएं भी इसके अंतर्गत शामिल किए जा रहे हैं साइबर क्राइम के अंतर्गत। तो ये जो हो गया, किस कारण ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसके बारे में बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इनकी बढ़ती उपयोगिता की वजह से जो साथ साथ इस प्रकार की साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों का विस्तार हो रहा है। सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते उपयोग से अश्लील प्रकाशन, व्यक्ति की निजता बाधित होना, मानहानि डेटा माइनिंग की घटना बढ़ी है और गोपनीय सूचना देश की दुश्मनों के हाथों में जाने की संभावना बढ़ गई है और रक्षा से संबंधित रणनीतिक सूचनाएं भी शामिल हैं। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो साइबर अपराध के कुछ महत्वपूर्ण दुष्प्रभावों में अगर देखें तो हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क का बाधित होना, जो साइबर अपराध के महत्वपूर्ण कुछ दुष्प्रभाव हैं, तो उसके अंतर्गत हम देखें तो हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क का बाधित होना, साइबर अपराध की चुनौती का सामना करना तथा उससे बाहर निकलने में भारी वित्तीय लागत लगाना, नेट बैंकिंग से फ्रॉड होने की आशंका है, सूचनाओं का दोबारा प्राप्त करने के लिए आर्थिक व्यय करना पड़ रहा है, आतंकी संगठनों द्वारा देश की सुरक्षा को चुनौती प्रस्तुत की जा रही है, प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं के बाधित होने के खतरे हैं। तो ये कुछ साइबर अपराध के महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव होते हैं बेटा। सरकारों के स्थायित्व का प्रभावित होना भी इसके अंतर्गत आता है। जो साइबर अपराध हो रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण दुष्प्रभावों में ये बिंदु आते हैं, जैसे हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क का बाधित होना, साइबर अपराध की चुनौती का सामना करने तथा उससे बाहर निकलने में भारी वित्तीय लागत का लगना,
नेट बैंकिंग फ्रॉड से हानि का होना, सूचनाओं को दोबारा प्राप्त करने के लिए आर्थिक व्यय करना, आतंकी संगठनों द्वारा देश की सुरक्षा को चुनौती देना, प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं के बाधित होने के खतरे हैं और सरकारों के स्थायित्व को प्रभावित करने में भी ये कहीं ना कहीं सक्षम है साइबर अपराध। तो ये साइबर अपराध के कुछ महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव हैं बेटा। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दुष्प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इनको दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो बेटा इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा इसकी विभिन्न धाराओं के अनुसार साइबर अपराध पर कार्रवाई की जाएगी। एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया गया है और तथा इसकी विभिन्न धाराओं के अनुसार साइबर अपराध पर कार्रवाई किया जा रहा है। जैसे धारा 65 जो है इसके अंतर्गत यह कहता है कि कंप्यूटर से संबंधित संसाधनों में यदि छेड़छाड़ होगा तो सजा का प्रावधान है। धारा 66 कहता है कि हैकिंग के विरुद्ध प्रावधान, अगर कोई किसी का मोबाइल या हैक करता है, कंप्यूटर हैक करता है तो उसको सजा दिया जाएगा। धारा 66A ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्थगित कर दिया, इसलिए स्थगित कर दिया क्योंकि इसके विचार, इससे क्या हो रहा था कि जो विचारों की और अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो बाधित हो रही थी बेटा। इसलिए इसको क्या किया इन्होंने, इसको 66A को सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया क्योंकि विचार और अभिव्यक्ति की आजादी इससे बाधित हो रही थी। धारा 66E के तहत निजता को बाधित करने के विरुद्ध दंड देने का प्रावधान है। धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद को सजा देने का प्रावधान है। धारा 67 आक्रामक सूचनाओं का प्रकाशन अगर कोई करता है तो उसको सजा दिया जाएगा। धारा 67A अश्लील सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर प्रसार करता है तो ये अलग अलग धाराएं बनाई गई हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कि कोई यदि साइबर क्राइम करता है तो उसको अलग अलग साइबर क्राइम के अंतर्गत अलग अलग धाराओं के अंतर्गत उसे दंड देने का प्रावधान किया गया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि धारा 65 में कंप्यूटर से संबंधित संसाधनों में यदि छेड़छाड़ कोई करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। धारा 66 हैकिंग के विरुद्ध प्रावधान है। धारा 66A पहले था, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्थगित कर दिया क्योंकि इससे विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी इससे बाधित हो रही थी। धारा 66E की अगर बात करें तो निजता को बाधित करने के विरुद्ध दंड है। धारा 66F साइबर आतंकवाद के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगा। धारा 67 आक्रामक सूचनाओं का प्रकाशन करने वालों को दंड देगा और धारा 67A अश्लील सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अगर कोई प्रसारित करता है तो वो दंडात्मक कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। तो अलग अलग कानून बनाया गया है जिससे बचाया जा सकता है साइबर क्राइम से। अब साइबर क्राइम के अलग अलग प्रकार हैं बेटा। जैसे हैकिंग होता है साइबर क्राइम का एक प्रकार है। इस प्रकार के साइबर अपराध में एक व्यक्ति के कंप्यूटर में, कंप्यूटर के भीतर उसकी व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुंच बनाई जाती है। और हैकिंग में अपराधी किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में प्रवेश करने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है और पीड़ित व्यक्ति को यह पता नहीं चल सकता कि उसका कंप्यूटर किस दूरस्थ स्थान से एक्सेस किया जा रहा है। तो इसे हैकिंग के नाम से जाना जाता है बेटा। हैकिंग को एक बार और बता दें कि इस प्रकार के साइबर अपराध में, हैकिंग में इस प्रकार के साइबर अपराध में एक व्यक्ति के कंप्यूटर के भीतर उसकी व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुंच बनाई जाती है। और हैकिंग में अपराधी किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में प्रवेश करने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है और पीड़ित व्यक्ति को यह पता नहीं चल पाता कि उसका कंप्यूटर किस दूरस्थ स्थान के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है। तो यह साइबर क्राइम का एक अपराध है बेटा। उसके बाद बेटा चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब होता है कि बच्चों को ऐसे अश्लील पिक्चर्स दिखाए जाते हैं जिससे बच्चों के मस्तिष्क पर एक गलत प्रभाव पड़ता है बेटा। यह भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। साइबर स्टॉकिंग है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? यह एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है।
जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों और मेल के जरिए परेशान किया जाता है। यह जो साइबर स्टॉकिंग होता है यह एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है। इसमें पीड़ित को क्या किया जाता है कि बहुत सारे मेल भेजकर या उसको संदेश भेजकर पीड़ित को परेशान किया जाता है। तो यह साइबर स्टॉकिंग होता है बेटा। डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता है, डिसेमिनेशन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है मालवेयर, ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है जिसके थ्रू किसी दूसरे सिस्टम में वायरस भेजा जाता है। वायरस जाता है तो आपके सिस्टम में जो फाइल रहता है उसको करप्ट कर सकता है, तमाम तरह से उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो वर्म्स होता है, वर्म्स जैसे कृमि होते हैं, जैसे कोई मनुष्य को बीमारी होता है पैंडेमिक, एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है छींकने खांसने और हवा जल इन सब के माध्यम से, उसी तरीके से वर्म्स जो होता है इसके अंदर यह क्षमता होती है कि वो एक अगर सिस्टम में पहुंचा तो अपने ही द्वारा दूसरे सिस्टम में वो पहुंचने का क्षमता रखता है और दूसरे सिस्टम को भी डैमेज कर देता है। ये सब मालवेयर प्रोसेस है बेटा। ट्रोजन्स है, होएक्स है, स्पाईवेयर, अभी पैगासस स्पाईवेयर का नाम आपने सुना होगा। वो किसी भी सिस्टम में पहुंचकर उस सिस्टम के समस्त जानकारी प्राप्त कर लेगा, किसी व्यक्ति की समस्त जानकारी उसके मोबाइल में पहुंचकर प्राप्त कर लेगा, तो स्पाईवेयर बोला जाता है। फिशिंग होता है कि उसको जाल में फंसाना, किसी तरीके से गलत गलत सूचनाएं देकर उसको लोक लुभावन बातें बोलकर उसको अपने जाल में फंसाकर उसका ओटीपी ले लेना और उसके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, फिशिंग कहलाता है बेटा। डाटा इंटरसेप्शन, ईमेल को हाईजैक किया जाता है, तो ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। कुछ कन्वेंशनल साइबर क्राइम है जो परंपरागत रूप से चल रहा है। साइबर डिफेमेशन, साइबर डिफेमेशन किसी के साथ हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कभी भी किसी भी रूप में बदनाम किया जा सकता है, तो ये साइबर डिफेमेशन होता है, ये भी साइबर क्राइम है। यानी उसको गलत तरीके से उसको बदनाम कर दिया जाए, उसके खिलाफ गलत तरीके से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तमाम जगहों पे लिख दिया जाए, ये साइबर क्राइम होता है। इस पर दंडात्मक कार्रवाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाती है। व्यक्ति को बदनाम करने का एक प्रोसेस है बेटा। ये कारपोरेट साइबर स्मीयर होता है। डिजिटल फोर्जरी होता है। डिजिटल फोर्जरी मतलब कि चोरी ओरी किया जाता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, अभी जब आईपीएल मैच होता है तो आप देखते हैं बहुत सारे सट्टा लगाए जाते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग भी एक बार साइबर क्राइम है। ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, जो इलीगल आर्टिकल्स होते हैं उनकी ऑनलाइन सेलिंग की जाती है, यह भी साइबर क्राइम है बेटा। और ईमेल स्पैमिंग होता है। ईमेल स्पैमिंग भी बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर आपको जो एक जरूरी ईमेल है वो आपके पास आ रहा है, उसके साथ साथ और बहुत सारे 100-150 मेल आ जाते हैं, जरूरी मेल आप नहीं पढ़ पाते हैं और फालतू के मेल आपके सामने आ जाते हैं, ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो ये सब कन्वेंशनल साइबर क्राइम बोले जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इनका सोल्यूशन कैसे, इनका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। तो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं अपनी पहचान के लिए थंब इंप्रेशन या कार्निया रेटिना इंप्रेशन देते हैं, उसी तरीके से बेटा कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ साथ इंक्रिप्शन के माध्यम से आप अपने डाटाज को सुरक्षित रख सकते हैं। सिक्योरिटी ऑडिट करा के, सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब होता है कि अपना पासवर्ड बार बार आप चेंज करके इसको अपने सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर फॉरेंसिक्स से जांच करा के अपने सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका सोल्यूशन बेटा। अब साइबर सुरक्षा के लिए वर्ष 2013 में एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी किया गया। ये जो साइबर सुरक्षा है, इस साइबर सुरक्षा के लिए वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी किया गया। इसके तहत 24/7 सर्ट इन चालू रहेगा। सर्ट इन का मतलब होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। ये हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। इससे जुड़कर उपयोगकर्ता जो है वो कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रणाली को सुरक्षित रख सकता है। तो साइबर सुरक्षा के लिए वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी किया गया और इसके तहत 24/7 कार्यरत सर्ट इन यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, इससे जुड़कर उपयोगकर्ता कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रणाली को सुरक्षित रख सकता है बेटा। 2013 के बाद 2018 तक 5 लाख साइबर सुरक्षा बल तैयार किए जा रहे हैं, जिससे साइबर सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इस मामले में सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि साइबर सुरक्षा को
लागू किया जा सके। वैधानिक ढांचे का विकास किया जा रहा है ताकि साइबर सुरक्षा को लागू किया जा सके। मुख्य साइबर सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति, केंद्रीय स्तर पर मुख्य साइबर सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिससे साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। राज्यों में भी ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो साइबर सुरक्षा अधिकारी बने और जिससे क्या हो कि एक सुरक्षा प्राप्त हो बेटा। इसके साथ साथ बेटा ये साइबर सुरक्षा के अपराध के कारण क्या है, साइबर सुरक्षा के अपराध के कारण क्या है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। साइबर सुरक्षा के अपराध के निम्नलिखित कारण हैं। साइबर सुरक्षा के अपराध के निम्नलिखित कारण हैं। एक सेकेंड, हां, तो साइबर सुरक्षा के साइबर अपराध के कारण, तो साइबर अपराध के कारण अगर आपको लिखने हैं तो इसके निम्नलिखित कारण साइबर अपराध के आपको मिलेंगे। जैसे डिजिटल जागरूकता की कमी हो, डिजिटल जागरूकता की कमी ये पहला कारण है। डिजिटल जागरूकता की कमी, डिजिटल जागरूकता की कमी ये सबसे बड़ा कारण होता है। डिजिटल अपराध को ये बहुत तेजी से बढ़ाता है। प्रभावी कानूनों का अभाव, प्रभावी कानूनों का अभाव, प्रभावी कानूनों का अभाव यह एक कारण है जिससे साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी, तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी, यह भी एक कारण है जिससे साइबर अपराध जो है वो बढ़ रहा है। साइबर क्राइम का दायरे का अधिक विस्तृत होना, साइबर क्राइम दायरे का अधिक विस्तृत होना, साइबर क्राइम दायरे का अधिक विस्तृत होना यह भी एक कारण है जिससे अपराध, साइबर अपराध बढ़ रहा है। शिकायत प्रणाली का अभाव है, शिकायत प्रणाली का अभाव ये भी कहीं ना कहीं साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो साइबर अपराध को बढ़ने का जो कारण है, मुख्य रूप से ये बिंदु जो हैं ये साइबर अपराध को बढ़ाने के मुख्य कारण बन रहे हैं। पहला डिजिटल जागरूकता की कमी, दूसरा जो है बेटा प्रभावी कानूनों का अभाव, तीसरा है तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी, चौथा है साइबर क्राइम दायरे का अधिक विस्तृत होना और पांचवा शिकायत प्रणाली का अभाव। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिससे साइबर अपराध जो है यह बढ़ रहा है बेटा। तो ये साइबर अपराध बढ़ने के कारण हो गए बेटा। इसके बाद जो साइबर अपराध है, नई साइबर सुरक्षा नीति है, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। इसको आप लोग लिख लेंगे, इसको नई साइबर सुरक्षा नीति क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नई साइबर सुरक्षा नीति,
जो नई साइबर सुरक्षा नीति है इसमें क्या क्या है कि अगले 5 वर्ष के विकास क्रम एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नई साइबर सुरक्षा रणनीति बनाई गई है। अगले 5 वर्ष के विकास क्रम एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तो नई साइबर सुरक्षा नीति जो बनाई गई है अगले 5 वर्ष के विकास क्रम एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह नीति का निर्माण किया गया है। सोशल मीडिया पर प्रभावी फोकस है। सोशल मीडिया पर जो प्रभावी फोकस है इस नीति का, सोशल मीडिया पर प्रभावी फोकस है इस नीति का। साथ ही साथ सोशल मीडिया कंटेंट्स का विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने के लिए समर्पित टीम है। सोशल मीडिया कंटेंट्स का, सोशल मीडिया कंटेंट्स का निष्कर्ष एवं विश्लेषण करने के लिए प्रभावी और समर्पित टीम बनाया गया है। तो सोशल मीडिया पर जो कंटेंट्स का निष्कर्ष एवं विश्लेषण करने के लिए प्रभावी और समर्पित टीम तैयार किया गया है। राज्य के स्तर पर विशेषीकृत साइबर सुरक्षा टीम का गठन किया गया है। राज्य के स्तर पर विशेषीकृत साइबर सुरक्षा टीम तैयार किया गया है। तो राज्य के स्तर पर विशेषीकृत साइबर सुरक्षा टीम तैयार किया गया है। साइबर अपराध तथा साइबर अपराधी का आंकड़ा आधार तैयार करना, साइबर अपराध तथा साइबर अपराधी का आंकड़ा तैयार करना, साइबर अपराध तथा साइबर अपराधी का आंकड़ा आधार तैयार करना, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधी की पहचान कर सजा दी जा सके, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधी को पहचान कर सजा दी जा सके। तो बेटा नई साइबर सुरक्षा नीति जो बनाई गई है अगले 5 वर्ष के विकास क्रम एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सोशल मीडिया पर इसका प्रभावी फोकस है। सोशल मीडिया कंटेंट्स का निष्कर्ष एवं विश्लेषण करने के लिए प्रभावी और समर्पित टीम तैयार की गई है। राज्य के स्तर पर विशेषीकृत साइबर सुरक्षा टीम तैयार किया गया है और साइबर अपराध तथा साइबर अपराधी का आंकड़ा आधार तैयार करना, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधी को पहचान किया जा सके जो साइबर क्राइम में लिप्त है। तो ये नई साइबर सुरक्षा नीति के अंतर्गत ये सारे प्रावधान लागू किए गए हैं। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लें और समझ लें
इसे अगले 5 वर्ष के विकास क्रम एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सोशल मीडिया पर प्रभावी फोकस है। सोशल मीडिया कंटेंट्स का निष्कर्ष एवं विश्लेषण करने के लिए प्रभावी और समर्पित टीम बनाया गया है। राज्य के स्तर पर विशेषीकृत साइबर सुरक्षा टीम तैयार किया गया है और साइबर अपराध तथा साइबर अपराधी का आंकड़ा आधार तैयार करना, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधी की पहचान की जा सके और उन्हें सजा दी जा सके। इस साइबर सुरक्षा नीति के नई साइबर सुरक्षा नीति का एक कंटेंट दिया गया है। ये प्रावधान रखे गए हैं बेटा। साइबर अपराध के मामले की जांच, न्यायिक प्रक्रिया, सजा देने के लिए भी आवश्यक प्रावधान एवं तैयारी की गई है। साइबर अपराध के मामले की जांच, साइबर अपराध के मामले की जांच, साइबर अपराध के मामले की जांच, न्यायिक प्रक्रिया, सजा देने के लिए भी आवश्यक प्रावधान एवं तैयारी की गई है। न्यायिक प्रक्रिया, सजा देने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तो साइबर क्राइम, साइबर अपराध के मामले की जांच, न्यायिक प्रक्रिया, सजा देने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। आवश्यक प्रावधान किए गए हैं और तैयारियां भी की गई हैं। आवश्यक प्रावधान और तैयारियां की गई हैं। इस बात को याद रखिएगा। साइबर अपराध के मामले की जांच, न्यायिक प्रक्रिया, सजा देने के लिए आवश्यक प्रावधान और तैयारियां की गई हैं। जैसे पुलिस एवं विधिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रशिक्षण, पुलिस एवं विधिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रशिक्षण, पुलिस एवं विधिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। साइबर थाने की स्थापना की जा रही है। साइबर थाने की स्थापना की जा रही है। वित्तीय दंड के साथ जेल की सजा है। वित्तीय दंड के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। वित्तीय दंड के साथ जेल की सजा का प्रावधान है।